खबर के साथ करेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। टोल टैक्स नीति को लेकर बड़ा बदलाव बिहार में किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टोल टैक्स से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 35 पेज की है टोल टैक्स नीति। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, वाहन चालकों के टैक्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छोटे वाहनों के लिए 1.25 पर किलोमीटर की दर लगेगी और बड़े वाहनों के लिए 8.10 पर किलोमीटर के दर से दी जाएगी। और स्टेट हाईवे और बड़े ब्रिज पर भी टोल लगेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोल टैक्स नीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है और इसी टैक्स नीति के तहत अब आपको जब भी आप हाईवे पर ट्रैवल करेंगे, सफर करेंगे, तो आपको भी ये दर देना होगा, ये शुल्क भरना होगा। नई नियमावली के अनुसार 2 लेन से अधिक और 4 लेन से कम चौड़ी स्टेट हाईवे पर निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% टोल वसूला जाएगा, जबकि 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर निर्धारित दर का 50% शुल्क लिया जाएगा। गाड़ी चालकों के टैक्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत छोटे वाहनों के लिए 1.25 पर किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। वहीं नई नियमावली के तहत कार, जीप, वैन और अन्य हल्के वाहनों पर 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर, जबकि बड़े वाहनों पर 8.10 पर किलोमीटर से टोल टैक्स लगेगा। आसान भाषा में अगर हम समझें तो वैन, कार, जीप समेत अन्य हल्के वाहन पर आपको 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। वहीं छोटे व्यवसायिक वाहन यानी कि मिनी बस, मालवाहक गाड़ी, उस पर 2 रुपए प्रति किलोमीटर। बस और ट्रक पर 2 धुरी वाले पर 4.25 रुपए प्रति किलोमीटर। तो बिहार में पहली बार टोल टैक्स नीति लागू हुई है, जिसके तहत अब तय स्टेट हाईवे, बड़े पुल और बाईपास के साथ ही अंडरपास या सुरंगों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। यानी अब बिहार की सड़कों पर चलने के लिए लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि बिहार में सड़कों की मरम्मतीकरण, अच्छी सड़कों के लिए रखरखाव और नए निर्माण के लिए टोल टैक्स जरूरी है। पथ निर्माण मंत्री की दलील है कि सड़कों के रखाव के लिए पैसे कहां से आएंगे, ऐसे में ये टैक्स मिलना जरूरी है। अच्छा सर, एक आपके कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया, एसएच पे भी टैक्स आप लोगों ने लगाया है। देखिए, ये नैरेटिव सेट विरोधी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को तो अपना जो काम करना है, वो काम के एवज में वो टैक्स भले कर सकते हैं, लेकिन हम सड़कें मेंटेन कैसे करेंगे, आगे सड़कें कैसे बनाएंगे, तो पॉलिसी तो निर्धारण करना पड़ेगा ना। तो उसी निमित्त ये टोल का पॉलिसी निर्धारण हुआ और विरोधी नैरेटिव सेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम किसी दुकान में जाते हैं अनाज खरीदने के लिए, तो उसका पैसा देते नहीं। तो हम जब सड़कों पर चलेंगे तो अच्छा सड़क सब दिन रहे, गड्ढा ना हो, एक्सीडेंट ना हो, फ्लाईओवर बने, ये सब विषयों को लेकर हमने टोल लगाया। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएंगे, जहां डगरवा टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा कर्मियों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में टोल प्लाजा कर्मी कुछ ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं और इस मामले को लेकर कटिहार के सिरसा के आनंद कुमार सिंह ने टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ डगरवा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आनंद ने आवेदन में कहा है कि वो अपने बेटे को कार से लेकर सिलीगुड़ी स्कूल की तरफ जा रहे थे और तभी डगरवा टोल प्लाजा पर वहां के कर्मी एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहा था, जिस कारण वहां पर जाम लग गया था। जब उनका ड्राइवर वीडियो बनाने लगा तो टोल प्लाजा कर्मी ड्राइवर के साथ भी मारपीट करने लगे। जब आनंद सिंह उतरकर समझने के लिए गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई और बंधक बना लिया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दबंगई का। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये देखिए, मारपीट के दौरान जाम की स्थिति भी हो गई थी। इस खबर की अधिक जानकारी आपको देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता पूर्णिया से कुमार प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या है ये पूरा मामला और इस वक्त क्या एक्शन लिया गया है? जी, ये डगरवा टोल प्लाजा की घटना है और वहां पर जो टोल प्लाजा के कर्मी हैं वो लोग एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे थे और तभी जो आनंद कुमार सिंह है, वो कटिहार निवासी हैं, उन्होंने
एक डगरवा थाना में लिखित शिकायत भी की है और उनका कहना है कि वे लोग जा रहे थे तो डगरवा टोल प्लाजा पर जाम था और जब वे लोग उतरे तो देखे कि वहाँ के जो कर्मी है वो ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इसी का वे लोग वीडियो बनाने लगे और इस दौरान जो टोल कर्मी था वो उसके ड्राइवर के साथ भी मारपीट किया। फिर जब वह समझाने के लिए गए तो उसके साथ भी मारपीट किया और बंधक बनाया, जिसका कि सारा सीसीटीवी में वहाँ का जो चेक पोस्ट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें भी सारा दृश्य कैद है और उनके पास भी कुछ वीडियो है। और इस बाबत जब हमने वहाँ के थाना प्रभारी से बात की तो थाना प्रभारी ने कहा कि आवेदन मिला है और इसकी वो अपनी स्तर से भी जांच कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो आया है सामने और जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है और इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से वहाँ के जो टोल कर्मी है वो दबंगई कर रहे हैं। पहले भी कई बार इसकी शिकायत वहाँ के टोल कर्मियों की मिली थी, लेकिन अब तक उस तरह का कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। इस बार फिर इस तरह का मामला सामने आया है, इसमें कि अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण। इस खबर पर नजर बनाकर रखें, फिर आपसे जुड़कर पूरी जानकारी लेंगे। और देखिए, पटना में एक रिटायर्ड प्रोफेसर डिजिटल ठगी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने 13 दिन में अपनी जीवन भर की कमाई यानी 82,53,000 रुपए जमा पूंजी गंवा दी है। पीड़ित फुलवारी शरीफ नया टोला के रहने वाले रिटायर्ड आयुष डॉक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन हैं। 27 मार्च को एक अनजान नंबर से उन्हें कॉल आता है। कॉल करने वाले ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया और ये कहा कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें किसी से बात करने से भी रोका गया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का खेल शुरू हो गया। लगातार व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पर निगरानी रखी गई, परिवार से दूरी बनाने के लिए कहा गया, यहां तक कि हर गतिविधि पर नजर रखी गई और मानसिक दबाव बनाकर उनसे अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए गए। प्रोफेसर ने एसबीआई और यूपीआई के माध्यम से कुल मिलाकर 82,53,000 रुपए साइबर ठगों के खाते में भेज डाले। जब ठगों का संपर्क टूट गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। दोनों मोबाइल का वीडियो ऑन रखा और 27 मार्च से 8 अप्रैल तक 13 दिन तक उसको कहा कि अपने कमरे में आप ऐसे एंगल पर रखें कि दोनों आदमी नजर आइए, पति पत्नी दोनों, और मेन गेट में ताला लगाइए और कोई बाहर का आदमी आना नहीं चाहिए। अपने मेड को, मेड सर्वेंट के वाइफ को सफाई करके रखे हुए हैं। मेड को 1 घंटा सुबह में बुलाइए, 1 घंटा शाम में बुलाइए और इसके अलावा किसी और को आने मत दीजिए और एकदम सेक्रेसी मेंटेन रखिए। अगर ज़रा सा भी आपने लीक किया तो जैसा आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। वीडियो कॉल पे लगातार इनको कई तरह की धमकियां दी जा रही थी और इस तरह की भी धमकियां दी जा रही थी कि घर में या किसी भी व्यक्ति जान पहचान परिचित से किसी भी व्यक्ति से यह सूचना नहीं शेयर करें कि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से डरा धमका करके उन अपराधियों द्वारा इन आवेदक से करीब 82,53,000 रुपया की ठगी कर ली गई। और देखिए, इस बीच ऐसी एक खबर गयाजी से भी सामने आती है जहां करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। ठगी से जुड़े 47 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पीओएस एजेंट को दबोचा है। डोभी के अमारुत गांव में गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग राज्यों में ये ठगी किया करता था, निवेश के नाम पर ठगी होती थी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जाल में ना फंसे। 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि इस तरह की संदिग्ध परिस्थिति जब भी आपको समझ आती है, आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करें और अपनी परेशानी बताएं कि क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है। अज्ञात ईमेल और संदिग्ध लिंक से आपको बिल्कुल बचना है। किसी भी तरह का ओटीपी किसी से भी शेयर नहीं करना है। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी आपको साझा नहीं करनी है। तो देखिए, सार्वजनिक वाईफाई का भी इस्तेमाल करने से आपको बचना है। डेटा का नियमित आप बैकअप लेते रहें। ये ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं जिसके इस्तेमाल से आप साइबर ठगों से बच सकते हैं, साइबर क्राइम से बच सकते हैं। दूसरों को भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें। और 1930 इस नंबर को हम बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नंबर को आप जरूर सेव कर लें। वो बताया गया था कि 47 कुल मामला दर्ज है, इसमें 22 मामले एक यहाँ पे आपको
सिम कार्ड का वितरक है जिनका नाम गौतम कुमार है, जो डोभी थाना के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कुल 22 सिम निर्गत किया गया था। इनके द्वारा एक गिरोह का संचालन किया जा रहा है और उस गिरोह के द्वारा कुल 2,91,18,000 रुपये का साइबर ठगी किया गया। उसी में गौतम कुमार को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय अग्रेसित किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में था। वो अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। इस मामले की संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस पूरे सिंडिकेट और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सहित अन्य सुरक्षा एजेंसी को भी शामिल किया गया, जो आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 6 जुलाई को मध्यरात्रि के कुछ देर बाद थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सीमा पार के नेटवर्क से के साथ सहयोग करने वाले एक स्थानीय जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद शमशेर, ग्राम मिल्की खानपुर, तारापुर थाना का है। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और देसी पिस्तौल बरामद हुई है। और मुख्य रूप से जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है। उनसे ये संपर्क में थे और इनके 2 और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में रफ्तार अनुसंधान भी किया जा रहा है। और आइए अब जरा आपको मुंगेर से आतंक के तार को समझाते हैं कि आखिर ये आतंक का तार कैसे चल रहा था। देखिए, 2 से 3 साल से मोहम्मद सद्दाम मुंबई में रह रहा था और मुंबई में ही उसकी कुछ लोगों से पहचान हुई। सीमा पार संदिग्ध नेटवर्क के संपर्क में वो आ गया। राणा भाई नाम के एक व्यक्ति से संपर्क उसका होता है। तो ये सिलसिला लगातार चला आ रहा था और मोहम्मद सद्दाम के मोबाइल से कई अहम सबूत भी पाए गए हैं। सद्दाम के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर्स थे और सोशल मीडिया में भी कई अहम सुराग मिले। 2 अन्य सहयोगी के साथ वो बड़ी साजिश को रच रहा था। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। सद्दाम के फरार होने के बाद दोनों साथी की तलाश भी जारी है। सद्दाम की कुंडली फिलहाल सुरक्षा एजेंसी खंगाल रही है कि आखिर ये नेटवर्क कैसे तैयार किया गया, कैसे जुड़ा गया। सबूतों की कड़ियों को जोड़ने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत का मामला गहराता जा रहा है। और इसी बीच 2 ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसने बीडीओ मनोज कुमार को और भी गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वायरल हो रहे इस फुटेज में कुछ लोग एक महिला को जबरन घसीटते हुए गाड़ी में बिठाते हुए नजर आते हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित बीडीओ के आवास पर उनकी पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसकेएमसीएच भेजा गया है। इस घटना के बाद मृतका के भाई राजकुमार ने मिठनपुरा थाने में बीडीओ मनोज कुमार और उनके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। भाई का आरोप है कि बीडीओ का किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध था और 10 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से उनकी बहन के साथ मारपीट कर जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। सोशल साइंस की नई किताब जारी हो गई है। कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब जारी की गई है। एनसीईआरटी ने नई किताब जारी कर दी है। सामाजिक विज्ञान की ये संशोधित किताब है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस किताब को संशोधित करके जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी ने नई किताब जारी कर दी है। सोशल साइंस की नई किताब जारी की गई है। आपको बता दें कि पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कि इमरजेंसी जैसे चैप्टर्स भी शामिल किए जाएंगे, बच्चों को उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और इसी के तहत सोशल साइंस की नई किताब को जारी कर दिया गया है। यानी कि सामाजिक विज्ञान की संशोधित किताब जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस किताब को संशोधित किया गया है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं।
बढ़ते आगे एक खबर सासाराम से आ रही है, जहां 1 घंटे की बारिश ने कई जगह पर जल जमाव की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। सासाराम के अनुमंडल कार्यालय परिसर की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी है। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तर परिसर में भी पानी जमा हो चुका है और ऐसे में लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। और स्थिति को देखकर लोग बार बार यही कह रहे हैं कि पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह की तैयारी निगम की तरफ से होनी चाहिए थी वैसी तैयारी हुई नहीं और ऐसे में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। ऐसा लगता है जब पानी बरसेगा तब लगेगा। अनुमंडल में अनुमंडल कितना साल से लग रहा है? लगभग जब से पानी बरसता है हमेशा लगता है तो नया है। अच्छा, इसका निकासी अभी तक नहीं किया गया? नहीं, नाला है ये नहीं निकलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये किसकी वजह से लग रहा है? आखिर क्या वजह है कि अभी तक इसका निकासी नहीं निकाला गया? पहले निकासी था, पहले नाला था, अब नाला नहीं है। नाला ऊंचा है, अब अनुमंडल। और देखिए, बिहार में मानसून के दस्तक देते ही नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खगड़िया में जहां नदियां जमीनों को निगल रही है और लोग दहशत में हैं, वहीं भागलपुर में प्रशासन बाढ़ से निपटने की मुकम्मल तैयारी में जुटा है। करोड़ों के कटाव रोधी कार्य पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही तबाही का मंजर दिखने लगा है। खगड़िया में कोसी नदी के जल स्तर में बढ़ने मात्र से ही भीषण कटाव शुरू हो चुका है। चौथम प्रखंड की सरसबा पंचायत का शिशवा गांव इस वक्त कोसी के गुस्से का सामना कर रहा है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे गांव की पक्की सड़क धीरे धीरे कटकर नदी में समा रही है। नदी के मुहाने पर बसे करीब 150 परिवारों की रातों की नींद उड़ चुकी है। लोग इस खौफ के साए में दिन रात गुजारने को मजबूर हैं कि न जाने कब उनका आशियाना नदी की धारा में बह जाए। चालीस 40,000 आबादी लोग, जैसे नवादा से लेके ठुठी, मोहनपुर, अग्रहायन, SH95 तक, सिसवा गांव जो है शहीद 10 लोगों का अभी घर कट गया है। आप जो आए थे 4 दिन के बाद ये रोड विलुप्त होने जा रहा है, रोड भी कट रहा। वहीं भागलपुर में भी मॉनसून के आते ही बाढ़ की आहट साफ सुनाई देने लगी है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का सीधा असर अब यहां की नदियों में दिख रहा है। जल स्तर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। हालांकि इस बार खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग तैयारियों में जुटा है। जल स्तर बढ़ने पर कटाव को रोकने के लिए गंगा नदी में बालू की बोरियां डाली जा रही हैं। साथ ही नवगछिया के गोपालपुर इस्माइलपुर तटबंध को भी तेजी से दुरुस्त किया जा रहा है। पिछले बार तो एकदम पूरा तहस नहस था, पूरा गांव हम लोग का एकदम छत तक पानी था, पूरा अस्त व्यस्त था, जानवर माल सबको खूब दिक्कत हुआ था। एक तरफ खगड़िया और कटिहार में कोसी और गांव के कटाव से हाहाकार मचा है, लोग बेबस हैं, तो दूसरी तरफ भागलपुर में प्रशासन कोसी और गंगा की लहरों को बांधने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की ये तैयारियां आने वाले दिनों में जनता को बाढ़ की विभीषिका से कितना बचा पाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय, भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। बाढ़ में पहले जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसे देखते हुए सारण तटबंध पर सुरक्षा के लिए मानव बल को तैनात किया गया है। आपदा विभाग की तैयारियां हैं। डीएम समीर सौरभ लगातार समीक्षा कर रहे हैं और तटबंधों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में काफी कमी आ चुकी है, जिससे अभी बाढ़ का कोई विशेष खतरा तो नहीं है। 6 प्रखंड के 62 पंचायतों को बाढ़ प्रभावित माना गया है। जो है जितना भी हमारा तटबंध का मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा था, वो उसका एक निरीक्षण किया गया है। जो संपूर्ण तटबंध है उसको देखा गया है। आपको जैसे पता होगा कि सारण के साइड से हमारा तटबंध बिल्कुल 50% हमारा बन चुका है, जो मजबूत भी है, रोड भी बना हुआ है। और उसके आगे जो है मिट्टीकरण का कार्य हो गया है। ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग 6.5-7 लाख क्यूसेक
पानी अगर छूटता है गंडक, जो हमारा गंडक नदी में बराज से, वाल्मीकि नगर बराज से, तब भी हम बहुत आसानी से उस पानी के लेवल को हम लोग विथस्टैंड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि हम लोग का इस बार तटबंध जिस तरीके से हम लोगों ने मजबूती के साथ वहां पे उसका सुदृढ़ीकरण किया, इस बार किसी भी तरीके की कोई हादसा ना हो। गोपालगंज में बाढ़ से पूर्व जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। गोपालगंज के सारण तटबंध पर जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। मानव बल को यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जियो बैग मटेरियल जो है वो यहाँ पर तैयार करके रखा गया है। तकरीबन 20,000 जियो बैग की बोरियां तटबंधों के पास रखा गया है, ताकि जब जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और तटबंध पर रिसाव होगा तब जियो बैग को भरकर उसे मरम्मत किया जाएगा। तटबंधों पर देख सकते हैं कैसे जियो बैग में बालू भरकर रखा गया है और इस तरह के तमाम जो छरकी है, तटबंध है, वहां पर जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग के जो मटेरियल है उसे स्टॉक करके रखा गया है। गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ भी लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं और नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नदी में जो डिस्चार्ज का लेवल है वो सामान्य है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ जल संसाधन विभाग ने भी गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर अलर्ट मोड में काम करना शुरू कर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एसटीएफ की कार्रवाई देखने को मिली है। चरस के साथ अपराधी मुन्नू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 4 किलो चरस के साथ मुन्नू गिरफ्तार हो गया है। मधुबन में किराना दुकान से बरामद किया गया 10 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। आपराधिक इतिहास फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर के अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये मुन्नू जो है वो चरस तस्करी से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में जो इनपुट मिली थी एसटीएफ के एसओजी की टीम को, उसी इनपुट के आधार पर जो मुजफ्फरपुर पुलिस है उसके सहयोग से औराई थाना क्षेत्र में ये मधुबन स्थित इसका किराना का दुकान है, वहां पे इसे 4 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इससे की जा रही है और जो बरामद चरस है उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए सरकारी रेट जो है वो बताया जा रहा है। तो ये कहाँ से चरस मंगाया है और कहाँ इसकी सप्लाई की जानी थी, पूरी सिंडिकेट के बारे में जो है एसटीएफ की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद जो औराई थाना है उसके हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया है। अब औराई थाना जो है वो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है एनडीपीएस एक्ट के तहत वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि लगातार मुजफ्फरपुर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हो रही थी और एसटीएफ की जो एसओजी की टीम है उन्हें ये सूचना मिल रही थी कि मुजफ्फरपुर में चरस सिंडिकेट जो है वो बड़े पैमाने पे अपना पांव पसार रहा है। और उसी इनपुट को खंगालने के दौरान ये जानकारी मिली कि मुजफ्फरपुर जिले का जो औराई थाना है वहाँ मधुबन में रहने वाले जो शख्स है मुन्ना शाह, वो इस चरस के कारोबार से जुड़े हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है 4 किलो चरस के साथ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे कार्रवाई कैसे की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है। और एक हैरान कर देने वाली खबर राजधानी पटना से आई है, जहां एक मकान से 40 से अधिक जहरीले सांप निकलने के बाद इलाके में दहशत फैल गया। घटना पुनपुन प्रखंड के समकूड़ा गांव की है। राहत की बात यह रही कि इतने सांप मिलने के बावजूद घर के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानकारी के अनुसार ये मकान शंभू प्रसाद का है। घर में उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक भांजा रहते हैं। बंटी कुमार पटना की एक निजी कंपनी में काम करते हैं और हर रोज शाम को घर लौटते हैं। 3 दिन पहले रात में बंटी अपने कमरे में जब सो रहे थे तभी उनकी नजर एक सांप पर पड़ी। किसी तरह से उसे हटा दिया, लेकिन देखते ही देखते कमरे और घर के अन्य हिस्सों में 3-4 और सांप नजर आने लग गए। अगले दिन ग्रामीणों की मदद से कुछ सांपों को मार दिया गया, लेकिन आशंका बनी रही कि घर में और भी सांप छिपे हो सकते हैं। इसके बाद एक सपेरे को जब बुलाया, उसने जब घर की गहन तलाशी ली तो एक एक करके 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा जहरीले सांप बाहर निकले। घर में सांप निकला था, तो मेरे मट्टी का घर है। 3 दिन पहले एक गोमन का बच्चा निकला था, ठीक है। उसको 3 दिन पहले मार दिए थे मैंने, तो फिर सोचे कि अब नहीं है, लेकिन फिर देखे कि उसके 2 घंटे बाद फिर 2 निकला, तो उसको भी मार दिए। फिर धीरे धीरे करते करते हम 20 मारे। 20 मारने के बाद हमको लगा कि और बहुत सारा होगा, तो हमने एक सपेरे को बुलाया और
निकालने का कोशिश किया। आज मॉर्निंग में हम देखे कि उस जो गोमन था वो मेरे घर में दिखा, तो मैंने सपेरे को बुलाकर उसको निकलवाने का कोशिश किया। तो मेरे यहाँ फिर से एक गोमन निकला बड़ा सारा और उसके 20 बच्चे निकले हैं।